वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि जब मैनेजर का इंटरव्यू होता है, फर्स्ट लाइन मैनेजर का, तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आपने वो जो एक्सरसाइज मैंने बताया है वो 5-6 महीने अपने लाइफ के अंदर आप फॉलो किए रहेंगे, तो इन क्वेश्चंस का बहुत ईजी तरीके से, ईजी वे में आप रिप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन पूछी जाती हैं सारी ऑब्जर्व करनी चीजें होती है। मतलब मैनेजर का काम क्या होता है? ऑब्जर्व करना। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी इसी टाइप के होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके तो हो सकता है मैं कई सीरीज बनाऊं, अभी इसमें कुछ लिमिटेड क्वेश्चन लिए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जैसे जैसे मुझे लगता रहेगा आप लोग कमेंट करोगे, आपको वीडियो अच्छा लगा या आपको रिक्वायरमेंट है, तो मैं और भी क्वेश्चन सोच के डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हर आदमी की अपनी थिंकिंग है। जैसे मुझे लगता है कि मैनेजर का क्या वर्क होना चाहिए, मैं किसी का इंटरव्यू लूंगा तो वो डिफरेंट वे में लूंगा, कोई दूसरा पर्सन लेगा तो वो डिफरेंट वे में लेगा। हर आदमी की अपनी अपनी थिंकिंग होती है, हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो रहते हैं वो मिलते जुलते रहते हैं। ठीक है, तो जो मिलते जुलते क्वेश्चन रहते हैं, या जो मुझे लगता है, या जो कह सकते हैं कि मैंने अपने लाइफ के अंदर दिया हुआ है इंटरव्यू टाइम में, जो मुझसे पूछा गया है क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए, मैनेजर के इंटरव्यू के लिए। तो फ्रेंड एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एमआर में कभी ऊपर नीचे वेल ड्रेस नहीं होकर गए, सेविंग करके नहीं गए तो चल जाता है। बट एज ए एबीएम मीन्स यू आर फुल्ली प्रोफेशनल एंड यू हैव सफिशिएंट एक्सपीरियंस इन पर्टिकुलर सेगमेंट। हाँ, तो इसका सिंपल सी बात ये इंडिकेट करता है कि आप जब भी इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आप वेल ड्रेस्ड होके जाएंगे, पहली रिक्वायरमेंट। फ्रेंड वीडियो में आगे जाने से बात करूंगा इंडिया के बेस्ट जॉब हायरिंग प्लेटफॉर्म रीलेबल के बारे में। फ्रेंड रीलेबल प्लेटफॉर्म से ना अभी 250% से ज्यादा सैलरी हाइक मिल चुकी है। लोगों को 42 लाख रुपीस से ऊपर का पैकेज मिल चुका है। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम नहीं है, 1400 लोग से ज्यादा लोग हैं जो इस टाइप का पैकेज ले चुके हैं। राइट, रीलेबल के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक फ्री का टेस्ट देके अपना ड्रीम जॉब आप पा सकते हैं। रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे अगर टेस्ट देने में कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो रीलेबल के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही जो है आपको यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल है। उन कोर्सेज को आप ले सकते हैं, उसके अंदर इनरोल करके आप चीजों को सीख सकते हैं। उससे बड़ा एडवांटेज ये है कि रीलेबल पे अगर ये कोर्सेज आपको समझ में मान लीजिए नहीं आ रहा है, 14 दिन के अंदर नो क्वेश्चन आस्क्ड मनी गारंटी है। मींस यहाँ पे आप प्रिपरेशन दीजिए, प्रिपरेशन टेस्ट दीजिए, नहीं सफलता मिलती कोर्स लीजिए, कोर्स लेने नहीं समझ में आता, आपको लगता नहीं मैं गलत डोमेन में आ गया हूं, पैसा रिफंड लीजिए, दूसरे डोमेन में रजिस्टर्ड अपने आप को कर लीजिए। और यहाँ सीखने के बाद आप चले जाइए रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे अगेन, और यहाँ पे इंडिया की टॉप कंपनी अवेलेबल है। जैसे कि बात करें पेप्सिको की बात करें, पेटीएम की बात करो आप, यहाँ पे स्विगी की बात करें, सौमी की बात करें, इसके जैसे 800 से ज्यादा कंपनी रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। राइट, तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, आप कोडिंग में जाना चाहते हैं, आप क्या बोलते सेल्स में जाना चाहते हैं, आप एचआर में जाना चाहते हैं, ये सारे कोर्स रीलेबल के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, प्लस टेस्ट अवेलेबल है। जाके दे दीजिए। और तो और टेस्ट देना है आपको, इसके लिए किसी लैपटॉप की जरूरत नहीं है, मोबाइल से इजीली आप एक्सेस कर सकते हैं। सारे कोर्स पूरी इंडिया में कहीं भी मोबाइल से एक्सेसिबल है, आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं, और इंडिया में बैठे बैठे कहीं भी टेस्ट दे सकते हैं। आपको ट्रस्ट नहीं आता, एक एग्जांपल मैं आपको शेयर कर देता हूं यहाँ पे, वो है एग्जांपल शुभम आहूजा का। शुभम आहूजा ने बीकॉम मतलब एज ए ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने एज ए डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का जॉब लिया है, रीलेवल के ऊपर टेस्ट देके और वहां से कोर्स लेके। ठीक है, डेडिकेट किया, अपने आप को सीखा और सीखने के बाद जॉब ले लिया। तो फ्रेंड मैंने रीलेबल का कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, टेस्ट का कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाइए क्लिक करिए, वहां से क्लिक करके अपने आप को एनरोल करिए और यस अपनी ड्रीम जॉब पूरा करिए। वेल ड्रेस्ड होने का मतलब आपका जो कपड़े का मैचिंग वगैरह होना चाहिए ना, वो भी अगर आप करेक्ट करके जाएंगे तो उस पर एक प्लस का काम करेगा। कपड़े का मैचिंग क्या होता है? डार्क कलर का पैंट, लाइट कलर का शर्ट, टाई वगैरह, नेल वगैरह कटे हों, सेविंग हो करा हो, ये सब चीज़ें। ठीक है, चलिए अब मैं पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। पहले क्वेश्चन आएंगे तो आपसे पहले इंट्रोडक्शन ही पूछा जाएगा, आपका थेरेपी एरिया पूछा जाएगा, आप कौन कौन से फील्ड में आपको एक्सपीरियंस है। पहला जो क्वेश्चन होता है वो ब्रीफ अबाउट योर सेल्फ होता है। ठीक है, उसमें सब कुछ आपका नॉलेज लिया जाएगा, कितने साल आपने काम किया हुआ है, कौन से सेगमेंट में काम किया हुआ है, कौन से थेरेपी में कौन सी स्पेशलिटी को हैंडल किया हुआ है, ये सब आपसे पूछा जाएगा, कहाँ कहाँ आपने काम किया है। ठीक है, आपको मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन में ये सब कुछ कंबाइन किया। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे इसमें, बट मैं एक ही क्वेश्चन में कंबाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है व्हाट इज द वर्क ऑफ एबीएम। मैनेजर का वर्क क्या होता है? तो आपको क्या लगता है फ्रेंड, क्या होता है मैनेजर का वर्क?
देखिए, मैनेजर का वर्क मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से काफ़ी अलग होता है। मैनेजर का जो पहला वर्क है वो टू अचीव द बजट। जी हाँ फ्रेंड, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का ये वर्क नहीं है, ठीक है, टू अचीव द बजट, ये फर्स्ट वर्क उसका नहीं है। बट एरिया मैनेजर का जो फर्स्ट वर्क है टू अचीव द बजट, अचीव द टारगेट, ठीक है। सेकंड वर्क टू हैंडल द टीम और लीड, मीन्स एज ए लीडरशिप आपको वहाँ पे काम करना होता है और अपनी टीम को हैंडल करना होता है, टीम को मेंटेन करना होता है, टीम में एट्रिशन नहीं होना चाहिए उसका ध्यान रखना होता है। कंपनी की जो भी पॉलिसीज होती हैं, कंपनी की जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसको आपको फील्ड के अंदर इम्प्लीमेंट करवाना। आपका जो कस्टमर है वो आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। एज ए एबीएम अगर आप काम कर रहे हो, आपसे पूछा जाए कि आपका कस्टमर कौन होगा, तो आपका कस्टमर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो, यहाँ मैं 2 क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन और आगे आएगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ एबीएम, दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं इसमें कवर कर दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों का आंसर एक जैसा ही रहता, लगभग रहता है। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जो मेन वर्क होता है, मेन कस्टमर होता है वो डॉक्टर होता है। बट एज ए एबीएम जब आप वर्क कर रहे होते हैं, आपका कस्टमर होता है आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कई बार क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, कंपनी की जो स्ट्रेटेजी होती है, कंपनी की जो पॉलिसी होती है वो समझ में नहीं आती, वो सही नहीं लगती है पॉलिसी। आपका काम है उसको जस्टिफाई करना, उसको इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है। तो वो ये सब मैनेजर का काम है। अगर कंपनी कुछ और काम के लिए बोलती है कंपनी आपको, तो वो चीज़ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को से करवाना। किसी एरिया में कोई वैकेंसी है तो इमीडिएट आपका काम है वहाँ पे जाना, वैकेंसी फिलअप करना। कोई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव छोड़ के चला जाता है तो वो टेरिटरी डीग्रोथ ना करने पाए, ये भी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वहाँ पे जाके पर्टिकुलर टाइम वर्क करना, सेल करना, टारगेट अचीव करना, ठीक है। तो ये हो गया मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का वर्क, एज वेल एज क्या डिफरेंस है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के वर्क में और एमआर के वर्क में, ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई, ठीक है। इसमें दूसरा नंबर और तीसरा नंबर क्वेश्चन मैंने दोनों कवर कर दिया, तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एरिया मैनेजर। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है फ्रेंड, ये तो जितने मैंने बताया ये वर्क हो गया कि ये तो यार करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में है टू फिल द वैकेंसी, ठीक है। जब भी कोई वैकेंसी होती है जल्दी से जल्दी आपको विद इन वीक जो है आपकी वैकेंसी। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टीम के अंदर इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना। इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखना मतलब आपस में कोई वाद विवाद ना हो। होता क्या है, मैनेजर और एबीएम को मेडिकल रैप के बीच में ही लड़ाई हो जाती है। अब वो ट्यूनिंग खराब हो जाती है जिसकी वजह से सेल सफ़र कंपनी करने लगती है, ठीक है। आप कुछ बोलोगे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वो करेगा नहीं, एमआर कुछ बोल रहा है आप उसको सुनोगे नहीं, ठीक है। तीसरा क्या होता है, एज ए लीडर लीड करना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह है तो कंपनी से कोई चीज़ अगर एक्टिविटी आ रही है या कोई लिटरेचर आ रहा है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अपनी टीम को गाइड करके बताओ। अभी लिटरेचर को कैसे रिप्रेजेंट करना है यह आपको पता होना चाहिए, आप उसको रिप्रेजेंट करके दिखाओगे जब ज्वाइंट वर्किंग में रहोगे, ठीक है। ज्वाइंट वर्किंग के टाइम पे आप उसको दिखाओगे। चौथी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि आपका जो एरिया वीक है वहाँ पे वर्किंग डेज बढ़ाओगे आप। कोई एरिया वीक है, परफॉर्म नहीं कर रहा है, वहाँ डॉक्टर कन्वर्जन नहीं हो रहा है या जो भी इशूज आ रहे हैं उसको जाके आप वहाँ पे वीक को स्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करोगे, ज़्यादा टाइम देके, टाइम ज़्यादा एलोकेट करके। पाँचवीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर कोई इशू हो जाता है, ठीक है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और स्टॉकिस्ट के बीच में, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एंड डॉक्टर के बीच में, उन इशू को जाके आपको रिजॉल्व करना। तो ये सारी चीज़ें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाती हैं। एज ए एबीएम ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चीज़ें टाइम पे हो, कोई फॉर्मेट जा रहा है, आप मांगा गया है कंपनी से, आप नीचे भेज रहे हो, वो टाइम पे लेना, टाइम पे सबसे फॉलो अप करना, ठीक है। फॉलो अप करने के बाद फिलअप कराना। फिलअप कराने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डेटा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के पास नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो डेटा उनको प्रोवाइड करना। बहुत सारे मैनेजर क्या गलती कर जाते हैं कि सर मेरे पास भी तो डेटा नहीं है। जब भी उनसे सीनियर बोलता है कि आपने डेटा क्यों नहीं दिया, वो तब तक नहीं बोलेंगे, जब एट द टाइम पूछा जाएगा तब बोलेंगे। जब उनके पास डेटा नहीं रहेगा, शुरू से ही कलेक्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने सीनियर से लेने की कोशिश नहीं करेंगे, वो चुपचाप बैठे रहते हैं। बट एज ए मैनेजर दिस इज नॉट वर्क। आपके अगर डेटा नहीं है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अरेंज द डेटा फ्रॉम अपर मैनेजमेंट। अगर आपके सीनियर के पास नहीं है तो आप कंपनी के पास से भी आप चाहो तो वो डेटा ले सकते हो। कंपनी के पास सारा सेल्स डाटा आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आपके थेरेपी एरिया से पूछा जाता है। किसी प्रोडक्ट का कंपटीटर आपसे पूछा जा सकता है, किसी प्रोडक्ट का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जा सकता है। सपोज दैट आप गायनी सेगमेंट में एज ए एबीएम इंटरव्यू के लिए गए और आपका गायनिक में ही आपका एक्सपीरियंस है, तो आपसे हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पूछ लिया जाए,
क्या होता है, फीमेल इनफर्टिलिटी के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, या जो प्रोडक्ट आप हैंडल कर रहे हैं उसके कंपटीटर और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पूछ लिया जाए आपसे, ठीक है। तो आपका थेरेपी एरिया भी सही होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन मैंने अपने सामने ही रख लिया है ताकि कोई मिस ना होने पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास 5 पीपल की टीम है, ठीक है, उसमें से एक परफॉर्म नहीं कर रहा। अब देखो 5 क्वेश्चन तो मैंने बताया आपको, वो जनरल क्वेश्चन हो गए फ्रेंड, आपसे पूछा जाएगा। ये इसके बाद आ जाता है ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन, या कह सकते हैं सिचुएशनल क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको एक केस स्टडी दी जाएगी, उसको स्टडी करके बताना है, मतलब आपको केस दिया जाएगा। जैसे मैं 4-5 केस आपके सामने लेता हूँ, ठीक है। पहला केस ये है कि कोई मेडिकल इंजीनियर 5 लोगों की आपकी टीम है, उसमें से एक बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा है, 4 बंदे परफॉर्म कर रहे हैं, और एक बंदे की वजह से, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की वजह से आपका एरिया डिप कर रहा है, मतलब आप एज ए ABM टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। ऐसे सिचुएशन दिया जाएगा इंटरव्यू के टाइम पे। तो उस कंडीशन में आपको क्या बताना है, देखिए अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं परफॉर्म कर रहा है तो उसके लिए सबसे बेसिक क्या है, सब बेस्ट वर्क क्या है, उसके लिए बेस्ट वर्क यही होगा कि हम सबसे पहले उसके पास टाइम ज़्यादा एलोकेट करेंगे, देखेंगे उसका PCPM कितना है। एज ए ABM मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैं उसका PCPM देखूंगा कम है या ज़्यादा। अगर PCPM ज़्यादा है तो मैं वहाँ पर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा अपना एक्सपेंड करूँगा, मतलब ज्वाइंट वर्किंग की डेट्स वहाँ पर इंक्रीज करूँगा। ज्वाइंट वर्किंग को पार्ट में प्लान करूँगा, मंथ में 3 बार प्लान करूँगा, ताकि मैं जाके चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाऊँ। साथ ही साथ जो मैंने उसको बेसिक वर्क दिया हुआ है, जो मेडिकल इंजीनियर का बेसिक वर्क होता है, डेली कॉल करना, रिमाइंडर लगाना, ठीक है, जो फोकस डॉक्टर हैं उनसे मिलना, बातचीत करना, रिलेशन डेवलप करना, उनके ऊपर कोई एक्टिविटी अगर की गई है तो वो हो रही है, क्योंकि अगर सब चीज़ सही हो रही है तब तो रिजल्ट आना ही आना तय है। अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि चीज़ें इंप्लीमेंट नहीं हो रही हैं। सिंपल सी बात है, चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी तो रिजल्ट आएगा, इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है तो एज ए मैनेजर हमारा काम है उसको ऑब्जर्व करना, ठीक है, उसको फॉलो अप लेना, उसकी निगरानी करना। तो हम क्या करेंगे, अगर एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर रहा तो 4 मेरे परफॉर्म कर रहे हैं, और चारों में मैं ये देखूंगा किसके पास जो है अपनी वर्किंग कम कर सकता हूं, कौन लड़का मेरे पास सबसे ज़्यादा मोटिवेटेड है, जो अपने आप ही काम कर लेता है, मैं उसके साथ वर्किंग अपनी रिड्यूस कर दूंगा, और जहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट है, जो एरिया परफॉर्म नहीं कर रहा है, मैं उसकी तरफ अपने वर्किंग डेज को शिफ्ट करके बढ़ा दूंगा, और उसको मल्टीपल टाइम में ब्रेक कर दूंगा। मीन्स मंथ में 3 बार उस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव साथ काम करने जाऊंगा और बेसिक चीज़ों को इंप्रूव कराऊंगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन का रिप्लाई आप इस तरीके से दे सकते हैं अगर आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि आप अपने वर्किंग को कैसे प्लान करेंगे, ठीक है। 25 जनरली वर्किंग डेज होते हैं, 24-25 डेज वर्किंग होते हैं, तो आप अपने वर्किंग को कैसे, आपके 5 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आप क्या करोगे, कैसे वर्किंग को अपने डिज़ाइन करोगे, ठीक है, एज ए ABM। तो फ्रेंड, जब भी एज ए ABM हम अपने वर्किंग प्लान को डिज़ाइन करते हैं तो हम देखते हैं कौन सा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को मेरी ज़रूरत ज़्यादा है, पहली चीज़। दूसरी बात, किस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को PCPM ज़्यादा है, हायर साइड में। देखिए छोटा PCPM कम सेल करने वाला लड़का अगर सेल नहीं कर पाएगा, कुछ गड़बड़ करेगा, घाटा छोटा होगा। लेकिन अगर बड़ा जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है जिसका PCPM हायर साइड में है, अगर वो घाटा देगा तो वो बड़ा घाटा देगा। तो हमेशा जब हम वर्किंग प्लान करते हैं, एज ए ABM अपने वर्किंग को डिज़ाइन करते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश ये रहती है कि जिसका PCPM ज़्यादा है, जो ज़्यादा सेल कर रहा है, उसके साथ ज़्यादा मैं वर्क प्लान करूँ, ताकि क्या हो कि मैं चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाऊँ, पहली चीज़ एज ए एरिया मैनेजर। दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मुझे पता हो कि वो लड़का अगर ज़्यादा सेल कर रहा है तो कहाँ से कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो कल का लड़का चला गया अगर, तो मैं सेल कहाँ से निकालूंगा। तो मुझे उसको पता होना चाहिए कि कहाँ से वो सेल कर रहा है, कौन से कोर कस्टमर हैं जो हमें ज़्यादा मैक्सिमम बल्क प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, या ज़्यादा सेल हो रही तो वहाँ से 50% या 60% किन कस्टमर से बिजनेस आ रहा। क्योंकि कहीं भी अगर ज़्यादा सेल हो रही होगी तो जो बल्क सेल आ रहा होगा वो कुछ नंबर ऑफ डॉक्टरों से आता है। ऐसा नहीं कि 100 डॉक्टर की लिस्ट है तो 100 से बिजनेस आता है, बिजनेस तो मात्र 15-20 डॉक्टरों से आता है जो बल्क बिजनेस देने वाले होते हैं। बाकी तो छोटे छोटे डॉक्टर होते हैं जो 500, 1000, 2000 का बिजनेस दे रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरी एज ए ABM रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उन डॉक्टरों को जानना, उन कस्टमर को आइडेंटिफाई करना और अपने पास उनकी भी लिस्ट मेंटेन करके रखना। तो इस तरह से मैं अपनी वर्किंग पूरे मंथ की जो 25 डेज होगा तो मैं मैक्सिमम वर्किंग उस लड़के के साथ स्पेंड करूंगा, उस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ स्पेंड करूंगा जिसकी सेल्स सबसे ज़्यादा हायर साइड में होगी। सेकंड प्रायोरिटी पे जाएगा जो हेडक्वार्टर मेरा वीक होगा, जहां मेरी सपोर्ट है वहां, और थर्ड नंबर
नंबर पे मेरी प्रायोरिटी होगी जो लड़के कम मोटिवेटेड है, जिनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है, फिर मैं उनके पास जाऊंगा। फोर्थ नंबर पे जो लड़का मोटिवेट है उसके पास जाऊंगा, वो ऑब्जर्व करने के लिए कि वो सही काम हो रहा है कि नहीं, या फिर उसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, इस तरह से हम अपनी वर्किंग प्लान को एज एबीएम डिज़ाइन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, वो हाउ टू कंट्रोल डी ग्रोथ। ठीक है, अगर 5 लड़कों की टीम आपकी है, 4 लड़के, 5 लड़के, 6 लड़के, जैसे भी टीम आपको दिया जाएगी, वहां पे सिचुएशन दिया जाए कि उसमें से एक बंदे का या 2 बंदे का एरिया जो है डी ग्रोथ कर रहा है। सपोज दैट कभी हो सकता है आपको जो आपका सुपीरियर है 2 डी ग्रोथ टेरिटरी दे या 1 डी ग्रोथ टेरिटरी देता है कि 2 लोगों को टेरिटरी डी ग्रोथ कर रहा है, तो आप कैसे उसको ग्रोथ में लेके आओगे। ठीक है, अगर 2 लोगों की टेरिटरी डी ग्रोथ कर रही है तो सबसे पहले उसमें मैं देखूंगा कि किसका पीसीपीएम ज़्यादा है और वो डी ग्रोथ कर रहा है। मैं पहले ऑब्जर्व करूंगा कि 2 मेरे पास डी ग्रोथ करने वाली टेरिटरी है, एक की टेरिटरी डी ग्रोथ तो कर रही है बट वो सेल भी कम ही कर रहा है, मतलब कम सेल में ही डी ग्रोथ कर रहा है, तो उसको मैं पीछे कर दूंगा, साइड कर दूंगा अपनी प्रायोरिटी में। फर्स्ट प्रायोरिटी मैं जो वर्किंग प्लान अपना होगा मैं उन दोनों डी ग्रोथ टेरिटरी के ऊपर ज़्यादा दूंगा। और पहला प्लान तो मैं यही करूंगा कि मैं ज़्यादा वर्किंग टाइम वहाँ पे दूं। क्यों डी ग्रोथ कर रहा है, कौन से कस्टमर जो प्रिस्क्राइब कर रहे थे प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं या बंद कर दिए, उसको मैं आइडेंटिफाई करूं। ठीक है, जो एक्टिविटीज़ है कंपनी की जो बेसिक चीज़ें हैं उनका सब फॉलो करूं। लेकिन उसके बाद फिर आ जाता है टाइम एलोकेशन, किसके साथ मैं ज़्यादा टाइम एलोकेट करूंगा। ठीक है, ये बेसिक काम तो सब करेंगे ही हम लोग। ठीक है, तो टाइम मैं उसके साथ ज़्यादा स्पेंड करूंगा जिसकी टेरिटरी बड़ी है और बड़ी होने के बाद भी डी ग्रोथ कर रही है। क्योंकि वो अगर टेरिटरी ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा बड़ी मीन्स इन द सेंस ज़्यादा सेल कर रही है, अगर वो डी ग्रोथ करेगा तो हमें वो ज़्यादा डिप दे रहा होगा, ज़्यादा लॉस दे रहा होगा, तो वो लॉस देगा तो मैं किसी और हेडक्वार्टर से उसको सरप्लस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो बड़ी टेरिटरी को जो डी ग्रोथ हो, सबसे पहले मैं उसके डी ग्रोथ को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। ख़त्म कैसे करेंगे उस डी ग्रोथ को, हम वहाँ पर जाके या फिर हो सकता है कुछ अच्छे नए डॉक्टर को इंगेज करेंगे किसी एक्टिविटी के थ्रू रिमाइंडर कार्ड के थ्रू, आरसीपीए करके या कुछ ना कुछ प्लान करके किसी डॉक्टर को हम वहाँ पे कन्वर्ट करेंगे जिससे मुझे बल्क बिजनेस आए और वो डी ग्रोथ को मैं फिनिश कर दूँ। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी हमारा जो कम डीपीसीपीएम वाला है, वहाँ पे जाके हो सकता है मैं कुछ पीओबी ड्राइव कर चला दूँ, जिससे क्योंकि वहाँ डी ग्रोथ जो है छोटा डी ग्रोथ है तो जल्दी से कवरअप हो सकता है। तो जल्दी कवरअप करने के लिए 2-3 आइडिया हमारे पास होते हैं कि पहला तो पीओबी ड्राइव करके हम पीओबी कर सकते हैं, दूसरा फ्री स्कीम दे के हम कुछ गुड्स को चाहे तो डिस्पेंसिंग डॉक्टर के पास पुश कर सकते हैं। चौथा हो सकता है कि हम चलो कुछ केमिस्ट के ऊपर कुछ स्कीम, अगर उस टाइप का प्रोडक्ट हमारे पास है केमिस्ट के पास, तो वहाँ पे जो है मैं कुछ कर सकता हूँ क्या, तो केमिस्ट के पास हम पुश कर सकते हैं। देखते हैं कैसा सेगमेंट हमारा है, उसके हिसाब से मैं अपनी स्ट्रेटजी बनाऊंगा। अब इन सारी स्ट्रेटजी के बाद जो बेसिक वर्क है, बेसिक जो हम बेसिक पे जैसे डेली कॉल, रिमाइंडर, ये सब चीज़ हम करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट डू यू डू इफ़ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फ़ोन नॉट पिक्ड। सॉरी, इंग्लिश लिखने में शायद लाइन गड़बड़ा गई है, मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ कि आप क्या करेंगे अगर आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फ़ोन पिक्ड नहीं कर रहा है। बहुत बार सिचुएशन ऐसा होता है, एबीएम मैनेजर के बारे में कुछ बातचीत हो जाती है कभी कभी, और कभी कभी बातचीत नहीं भी होती, सेल अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा होता मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव या क्लोजिंग पे प्रेशर आता है तो वो फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है, फ़ोन ही पिक नहीं करता है। कई बार ये होता है, यह बहुत कॉमन सिचुएशन है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव फ़ोन ही नहीं उठाता। तो ऐसे सिचुएशन में एज ए एबीएम आप क्या करेंगे, तो ऐसे सिचुएशन में फ्रेंड हम यही करते हैं, एज ए एबीएम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप उस मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के साथ ज्वाइंट वर्किंग करो। पहले आप अगर पहली बार या दूसरी बार ऐसा हुआ है कि 1-2 बार हुआ कि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया, तो पहले उसको रीजन जानने की कोशिश करोगे, रीजन जेन्युइन था या जेन्युइन नहीं था। अगर आपको लगता है कि आपका ऑब्जर्वेशन से लगता है कि नहीं ये बंदा गड़बड़ कर रहा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसके साथ ज्वाइंट वर्किंग ज़्यादा प्लान करो। ठीक है, ज्वाइंट वर्किंग के टाइम पे आपको ये ध्यान देना होगा कि आप बेसिक जो वर्क है क्या वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, या आपने जो बेसिक वर्क उसको असाइन किया हुआ सेल इंक्रीज करने के लिए जो आपने बेसिक टिप्स दिया हुआ है वो क्या उस लड़के ने आगे इम्प्लीमेंट किया, वो कर रहा है। तो अब जैसे मैंने पहले बताया कि 2-3 पार्ट में वर्किंग को आप अपना प्लान करोगे उस हेडक्वार्टर पे, तो 2-3 पार्ट में आप जाके चेक करोगे वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं हो रही, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, उससे बात करोगे, पहली चीज़। दूसरी बात, ये फ्रिक्वेंटली प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी कंप्लेन आप अपर मैनेजमेंट में करोगे। ठीक है, तब ये बात अपनी, ये जब मैं पहला स्टेप बताइए अपने लेवल तक ही बात रखना है। अपने जब भी अपने आपके और आपके मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में कोई भी बातचीत होगी उसको अपने लेवल तक रखना है। ठीक है,
तो इंटरव्यू में ये बात नहीं बोलनी है फिलहाल, जो है इंटरव्यू में तो जो बोलना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सेकंड लेवल पे क्या करेंगे आप, जो है उसके साथ ज्वाइंट वर्किंग इंक्रीज कर देंगे, फॉलो अप डेली लेना शुरू कर देंगे। अब कोशिश करेंगे अपने सीनियर को भी बोलेंगे कि वो भी फॉलो अप लेना स्टार्ट कर दे, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। उसके बाद भी अगर नहीं सुधरता है तो बेसिक पे चले जाएंगे, डेली फॉलो अप शुरू कर देंगे सुबह शाम। तो इतने में अगर नहीं सुधरता तो फिर वो कंपनी छोड़ चला जाएगा, या फिर इतने के बाद भी नहीं होता तो कंपनी से हम उसको निकालने का फिर डिसीजन लेंगे, उसको चेंज करने का डिसीजन लेंगे। किसी भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को कंपनी से निकालने का डिसीजन सबसे लास्ट होता है। सब कुछ ट्रायल करने के बाद भी अगर वो नहीं सुधर रहा है तो ही कोई भी कंपनी या कोई भी मैनेजर उसको निकालने का डिसीजन लेता है, ये हमेशा याद रखिए। और आप इंटरव्यू में भी ऐसे बोलेंगे, लास्ट तक आप एग्री नहीं होंगे तो इंटरव्यूअर जो आपका सीनियर होगा आपसे बार बार बोलेगा कि आप निकाल दो उसको, निकाल दो, लेकिन आप लास्ट तक आपको एग्री नहीं होना, क्योंकि निकालना कोई ऑप्शन नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जो अगला मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो आके अच्छा ही करेगा। ठीक है, तो बेटर ये है कि जिसको कुछ आता है उसको हम और सुधार कर सकते हैं, इन कंपेरिजन टू द नया जो बंदा आएगा उसको पूरा सिखाना पड़ेगा। ये बंदा कम सीखा तो है, प्रोडक्ट तो जानता है, नॉलेज तो है, कस्टमर का कुछ तो पता है। ठीक है, तो पुराने कैंडिडेट को इंप्रूव करना ज़्यादा बेटर होता है इन कंपैरिजन टू नए किसी कैंडिडेट को ले आके पूरी तरह का सब कुछ सिखाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट यू डू इन MR टेक लीव इन ज्वाइंट वर्किंग। ठीक है, आप क्या करेंगे अगर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो है जब भी आप ज्वाइंट वर्किंग डालते हैं लीव ले लेता है। ये बहुत मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की हैबिट होती है। बहुत सारे लोग ऐसे गड़बड़ी करते हैं कि जब भी आप ज्वाइंट वर्किंग डालोगे तभी वो छुट्टी ले लेते हैं। इसका देखिए दो मतलब होता है, हो सकता है कई बार जेन्युइन प्रॉब्लम उसकी आती हो, एक दो बार अगर वो ऐसा करता है तो ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम लगातार आ रही तो इसका मतलब ये है कि वो फील्ड में जो उसका वर्क है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा, क्योंकि उसको डर है कि मेरा मैनेजर आएगा तो मेरी वर्किंग को पकड़ लेगा, या फिर मैनेजर ने ये बोला कि मैं इस पर्टिकुलर इन डॉक्टरों के साथ मैं मिलूंगा। जब भी वो ज्वाइंट वर्किंग पे आने वाला था उसके पहले वो लिस्ट दे देता है, पहले नहीं दिया होता, वर्किंग से 1 या 2 दिन पहले वो लिस्ट भेज देता है कि मैं इन डॉक्टरों से मिलूंगा। अब क्या उस डॉक्टरों के साथ उसकी ट्यूनिंग अच्छी, मतलब पिछले 2-4-6 महीनों से उसको विजिट ही नहीं किया होगा। अब डॉक्टर के पास ले जाएगा तो डॉक्टर उसकी पोल पट्टी खोल देगा, डॉक्टर कंप्लेन कर देगा। ऐसा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दिमाग में थिंकिंग आती है जिसकी वजह से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है मना करता हो। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में मैनेजर एज ए मैनेजर आप क्या करोगे, ये सिचुएशन आपको दी जा सकती है इंटरव्यू के टाइम पे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, ऐसे कंडीशन में सबसे पहले आप टेलीफोनिक इंटरव्यू, टेलीफोनिक काउंसलिंग करोगे, मीन्स टेलीफोनिक उससे बात करोगे कि क्या प्रॉब्लम है, पहली चीज़। दूसरी बात यह कि टास्क आप डेली दोगे, फिर डेली फॉलो अप लोगे उससे। तीसरी चीज़ यह है कि देखो कोशिश करोगे क्या आपके साथ ही वो लीव लेता है, या आपका जो सीनियर है वो उसकी ज्वाइंट वर्किंग होती है, RSM की वर्किंग होती है तब लीव नहीं लेता है। अगर आपके साथ ही सिर्फ वर्किंग करने पर लीव लेता है इसका मतलब यह आपके और उसके बीच में ट्यूनिंग में कुछ प्रॉब्लम है, मीन्स आप दोनों लोगों के बीच में कुछ अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी है, तो उसको दूर करना चाहिए। उसको टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करके आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तीसरा, एज ए मैनेजर अगर मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, कुछ मैंने अपने जान पहचान बनाया हो, किसी मैनेजर किसी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू अगर मेरी कोई जान पहचान है, मैं उससे बोलूँगा कि यार क्या मेरा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मार्केट के अंदर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं कोई और कंपनी ज्वाइन कर लिया है इसलिए मुझे सैलरी यहाँ उठाना चाह रहा है, मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, इसलिए जो है वो वर्किंग नहीं करवा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैं उसको फॉलोअप, एक तरफ से फॉलोअप लूंगा, दूसरी तरीके से अपने सोर्स के थ्रू पता करने की कोशिश करूंगा कहीं ऐसा तो नहीं वो कोई और कंपनी ज्वाइन कर ले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेता है, इस कंपनी के बारे में पता नहीं चलता, तो कई महीनों तक ऐसे ही काम करता रहता है डबल कंपनी में, क्योंकि इमीडिएट कंपनी निकालती तो है नहीं, या मैनेजर तुरंत ही एक बार आपने फ़ोन नहीं उठाया या वर्किंग नहीं कराया तो निकाल तो देगी नहीं। आपकी ट्यूनिंग अच्छी है, कुछ दिन तक अगर आप मेहनत से काम किए हो तो सेल भी होती रहती है, सेल नहीं भी हुआ, टारगेट नहीं भी अचीव हुआ तो ऐसा भी नहीं हर महीने अचीव होना ही चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन में नहीं होता। तो इस तरह के काम चलते हैं, जिसमें क्या होता है आपकी उसी टेरिटरी के अंदर का कोई जान पहचान है तो उसके थ्रू आप पता लगा सकते हैं कि हाँ वो भाई काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप इससे क्लियर हो जाएगा डाउट। ठीक है फ्रेंड, तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, 4-5 क्वेश्चन जो सिचुएशनल होते हैं। मैनेजर के इंटरव्यू में ज़्यादातर जो है सिचुएशनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उन क्वेश्चन को अगर आप सेटिस्फाइड कर पाते हैं इंटरव्यूअर को तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ देखो मैनेजरियल स्किल्स हैं। ठीक है, अगर आपका जो मैंने आपको पहले बताया था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट मैंने बताया था, वो चीज़ें अगर डेवलप किए रहेंगे तो यहाँ जब आपको कोई सिचुएशन देगा तो आप उसको सोच के समझ के रिप्लाई कर पाएंगे। जब भी इंटरव्यूअर आपसे कुछ पूछता है इमीडिएट रिप्लाई नहीं करना है, आपको सोचना है कि क्या मैं वहां पे कर सकता हूं, ये सिचुएशन आएगी तो मुझे क्या करना चाहिए, एज ए मैनेजर क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजफुल लगा हो और यहां से अगर आपको लर्निंग मिली हो तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और क्या आप इसका नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं, प्रमोशन लेना चाहते हैं और नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन
पूछे जा सकते हैं, या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है कि सर इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मैं क्या रिप्लाई करूंगा, वो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरे साथ चैट कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। ठीक है, चलिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा। और इस चैनल पर कंटिन्यूसली मैं ऐसे वीडियोज अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।